हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, मैग्नेटिक मटेरियल, जो कि लास्ट 2 लेक्चर से चलता आ रहा है। उसके 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज जो लेक्चर मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि इसका प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें, और वैसे भी थोड़ा बहुत लिंक है और जितना रिक्वायर्ड है उतना तो मैं आज के लेक्चर में रिवाइज कर दूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का लेक्चर। आज हम लोग इसका टॉपिक देखने वाले हैं, कितने नंबर का, 11.4 11.4 टॉपिक देखने वाले। तो सब लोग मैं रिक्वेस्ट करूँगी हेडफोन लगा के बैठेंगे, नोटबुक एंड पेन लेके बैठेंगे, एंड हो सके तो खुद की नोट्स बनाना ट्राई करें, क्योंकि अगर हमने खुद की नोट्स बनाई तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है, अच्छे से दिमाग में फिट होता है। तो बच्चों, खुद की नोट्स बनाएं, ये मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी। अदरवाइज मैं जो बोर्ड पे लिखती हूँ उसका आपने स्क्रीनशॉट लिया और उसके भी प्रिंट आउट्स निकाल लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी आप लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम। मैग्नेटिक मटेरियल का पार्ट नंबर 3, मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है उसकी हम लोग बात करेंगे बच्चों। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, पवन वाग एकेडमी का ऐप भी है, उसको ज़रूर डाउनलोड करें और उसके अंदर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। हाँ, लेकिन आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, मतलब जितना रिक्वायर्ड है आज के लेक्चर के लिए उतना केमिस्ट्री मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो बच्चों, जो केमिस्ट्री का पार्ट है, थोड़ा सा पार्ट आप लोग, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि थोड़ा सा केमिस्ट्री का पार्ट देख के आए, अबाउट प्रिंसिपल क्या होता है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा जितना रिक्वायर्ड है हमें उतना मैं आपको बता देती हूँ। देखो बच्चों, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, कल हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में स्टडी किया था, मतलब ये इसके बारे में नहीं, जो मैं अभी टॉपिक आपको बताने वाली हूँ, कि जो भी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है, आपको याद है कल हमने क्या स्टडी किया था बच्चों? थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेती हूँ मैं, कल के लेक्चर को थोड़ा रिवाइज कर लेती हूँ। अगर आपको याद होगा तो कल हम लोगों ने ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या स्टडी किया था? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट स्टडी किया था। मतलब ओरिजिन जो है किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मटेरियल का ओरिजिन कौन है, मैग्नेटिज्म का ओरिजिन कौन है मटेरियल में, इसकी हमने बात की थी। तो मटेरियल में मैग्नेटिज्म का ओरिजिन है हमारा इलेक्ट्रॉन, मतलब मैग्नेटिज्म का हीरो कौन है? इलेक्ट्रॉन, जो एक छोटा सा पार्टिकल है। तो वो कैसे ओरिजिन हुआ इसकी कल मैंने बात की थी। तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है, मतलब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है कंटिन्यूअसली। मान लो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे हम मानते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका करंट फ्लो कहाँ पे रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग लेते हैं। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हम अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, तो हमारा ये करंट कहाँ से पास होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। ऑब्वियसली ये करंट कैरिंग लूप बन गया बच्चों। तो ये करंट कैरिंग लूप है, तो हमने देखा है जिसमें से चार्ज फ्लो होता है, करंट पास होता है, वो क्या करता है? खुद के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन खुद की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी हम लोगों ने निकाली थी। ये कर्ल फिंगर्स जो है करंट की डायरेक्शन में, थंब जहां आउटस्ट्रेच करेगा वो रहेगा हमारा मैग्नेटिक मोमेंट, और उसी को हमने कहा था ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो कल के लेक्चर में मैंने आपको और एक बात बताई थी बच्चों, कि ये जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो 2 चीजों की वजह से हो रहा है। कौन सी? देखो, सबसे पहला पॉइंट, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट, रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस हो रही है उसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है, मैग्नेटिक मोमेंट वो किसकी वजह से? इज ड्यू टू फर्स्ट इस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की वजह से, मतलब इसको हम कहेंगे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो किसकी वजह से? ऑर्बिटल
मैग्नेटिक मोमेंट। और दूसरा क्या है बच्चों, और एक बात मैंने आपको बताई थी, याद होगा आपको, यहाँ बस इलेक्ट्रॉन रोटेट नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कैसे रोटेट करता है, इलेक्ट्रॉन खुद के अराउंड भी रोटेट करता है और ऐसे भी रिवॉल्व करता है, जैसे जैसे अर्थ करती है। अर्थ क्या करती है, खुद के अराउंड चक्कर लगाते 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 ऐसे सन को चक्कर लगाती है, वैसे इलेक्ट्रॉन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, खुद के अराउंड रोटेट करते 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 न्यूक्लियस को चक्कर लगा रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन खुद के अराउंड भी चक्कर लगा रहा है, मतलब स्पिनिंग भी कर रहा है, एज वेल एज वो उस न्यूक्लियस के अराउंड भी चक्कर लगा रहा है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, एक सेकेंड है बच्चों, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का स्पिनिंग भी हो रहा है और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी हो रहा है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों की वजह से प्रोड्यूस हो रही, तो रिजल्ट जो निकालेंगे हम लोग, मैग्नेटिक मोमेंट जो निकालेंगे, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो निकालेंगे, वो किसकी वजह से निकालेंगे, इन दोनों की वजह से। इसका मतलब यहाँ पे सेकेंड ऑर्बिटल हो गया, देन स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है। स्पिन मैग्नेटिक, यहाँ मैग्नेटिक चाहिए, हाँ बच्चों, मैंने मैग्नेट लिखा बस ना, मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए यहाँ पे। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है, दूसरा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो ये दोनों की वजह से स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो हमें मिलेगी तो इन दोनों की वजह से मिलेगी। इसी की आज हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी कंसिडर करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ आज हम, कल तो हमने इसकी बात कर ली, आज हम लोग इसके बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैसे। देखो अब यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे मतलब स्पिनिंग में कुछ सब्सटेंस में मैग्नेटिक मोमेंट होता है, लेकिन कुछ सब्सटेंस में मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है। मतलब कुछ सब्सटेंस में नॉन जीरो होता है, कुछ सब्सटेंस में जीरो होता है। तो कौन से सब्सटेंस में जीरो, कौन से सब्सटेंस में नॉन जीरो, इसी की हम बात करने वाले। हेडफोन लगा के बैठे बच्चों, वापिस मैं आपको बता देती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कौन से सब्सटेंस में होगा, कौन से सब्सटेंस में नहीं होगा, ये इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताना चाहूंगी। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखो क्या है। पॉलीज ने क्या कहा था कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो दो इलेक्ट्रॉन्स को सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नहीं होता। नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। बच्चों आपको क्वांटम नंबर्स पता है, क्वांटम नंबर्स कौन से होते हैं, n, l, ml, ms। यहाँ n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, थोड़ा केमिस्ट्री है ये, ml क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड ms क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो दो इलेक्ट्रॉन्स को सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स कभी भी नहीं रहेगा। ये किसने बताया था, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में। इसका मतलब क्या, यहाँ पे उसने बताया कि अगर दो सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन से, दो इलेक्ट्रॉन से दो पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, अनपेयर्ड एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मान लो दो पेयर है इलेक्ट्रॉन्स की, दो पेयर है, तो दो पेयर्स के जो इलेक्ट्रॉन हो गए, वो एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे स्पिन कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके उल्टी डायरेक्शन में स्पिनिंग करेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में स्पिन कभी नहीं करेंगे, मतलब दोनों भी ऐसे कभी नहीं घूमेंगे। दोनों कैसे घूमेंगे, अगर एक ऐसे घूम रहा है तो दूसरा, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। मतलब उनका कभी भी सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नहीं रहेगा। ये पॉलीज ने कहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल उसने दिया था कि टू सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कभी भी सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नहीं रहेगा। ये उसने प्रिंसिपल दिया था। तो यहाँ पे वैसे ही इसी का यूज करके हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस देखते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस देखो क्या है। हाँ, सबसे पहले देखते हैं क्लोरीन का। बच्चों आपको सबको पता है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर ये बातें आपको नहीं पता है बच्चों, तो आपको केमिस्ट्री का जो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह, उसको डिटेल में स्टडी करने की ज़रूरत है, क्योंकि केमिस्ट्री में ये सब है। तो देखो सबसे पहले कौन सा है, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। और 17 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कुछ उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे करते हैं क्या, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो यहाँ पे देखो 1s2 मतलब 2, 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 + 6 10,
10 प्लस 12 हो गया, 12 प्लस 5 17, टोटल ऐसे 17 इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोगों ने किया। ठीक है, अभी इसका जो ब्लॉक डायग्राम आपको पता होगा, जो वैलेंस शेल होते हैं, यहाँ पे वैलेंस ऑर्बिटल मतलब जो वैलेंस शेल होते हैं उनका हम लोग क्या करते हैं, एक ब्लॉक डायग्राम मतलब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, आपको याद होगा एसपीडीएफ। एस में कितने ब्लॉक्स होते हैं, एक ब्लॉक होता है। पी में कितने होते हैं, 3 होते हैं। डी में 5 ब्लॉक्स होते हैं। तो वैसे ब्लॉक्स में यहाँ पे अभी ड्रॉ करती हूँ। तो देखो सर, जो लास्ट शेल होते हैं, लास्ट शेल मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मैं यहाँ पे एसपीडीएफ डायग्राम निकालती हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है, 3s2, 3s2 मतलब क्या, s का एक ही ब्लॉक आता है ना। तो ये हो गया 3s, ठीक है। एंड 3p, p के कितने ब्लॉक्स बताए मैंने आपको, 3 ब्लॉक्स बताए। तो p के 3 ब्लॉक्स हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3, ठीक है। ये हो गया हमारा 3p, 3s एंड 3p। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, पॉलिस ने क्या कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को कभी भी सेम स्पिनिंग नहीं होगा। तो स्पिनिंग के लिए हम लोग एरो दिखाते हैं। मान लो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे घुमाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिनिंग इस डायरेक्शन में रहेगा। ये एरो से हम लोग डायरेक्शन बता रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके उल्टी डायरेक्शन में स्पिन करेगा, कुछ इस तरह। ये 2 है ना, तो 2 को मैंने ऐसे लिखा, एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, एक इलेक्ट्रॉन इस, ऐसा उसका स्ट्रक्चर है बच्चों, मतलब डायग्रामेटिकली हम लोग उसको ऐसे डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखते 3p5, 3p5 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स पहले एक एक इलेक्ट्रॉन अरेंज कर लेना है, उसके बाद उसकी पेयर बनानी है। मतलब कैसे, देखो पहले हो गया 5 है ना, तो 5 को हम ऐसे अरेंज करते हैं, 1 2 3, देन 4 इसके साथ पहले आएगा लेकिन एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज उल्टी डायरेक्शन में, देन 5। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके, ये हो गया किसका, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आयन की। अब इसमें से किसको मैग्नेटिक फील्ड है और किसको नहीं है, ये मैं बताने वाली हूँ आपको, तो ध्यान से देखो। उसके बाद देखते हैं आयन। आयन का क्या है एटॉमिक नंबर, आयन का एटॉमिक नंबर 26, मतलब उसमें 26 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। अब ये कैसे आए, ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है, ठीक है। तो 4s2 को हम लोग कैसे लिखेंगे, s है मतलब एक ही ब्लॉक आएगा, इसको मैं लिखती हूँ 4s। d है, d में कितने ब्लॉक्स बताए मैंने आपको, 5 ब्लॉक्स बताए है ना। S P D F आपको पता होगा, S में 1, P में 3, D में 5, F में 7, मतलब ऑड नंबर्स। तो ये होगा 1 2 3 4 एंड 5 ब्लॉक्स हो गए किसका, 3D का। तो चलो अभी इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर दो। ये 4s2 है, 2 मतलब एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, ठीक है। 6 को अरेंज करो, 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ आएगा पहले ब्लॉक में, ठीक है। तो ये पेयर है, ये अनपेयर्ड है ना। इसमें ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, वो सिंगल है, उसको पेयर नहीं है। तो पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं यहाँ पे। ये पेयर्ड है, बाकी सब अनपेयर्ड है, उनको पेयर्स नहीं है। ये हो गया आयन का। अब बात करते हैं जिंक की। जिंक में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, 30 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ ऐसे बनता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अब बात करते हैं लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि है 4s2 एंड 3d10। इसको चलो ड्रॉ करते हैं। तो इसका ब्लॉक डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, देखो ये हो गया हमारा 4s। d है, d के कितने होते हैं, 5 ब्लॉक्स। तो 5 ब्लॉक्स हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हो गया हमारा 3D। ओके, 4s2 देखो कैसे बनेगा, एक कुछ इस डायरेक्शन में बनेगा, एक कुछ इस डायरेक्शन में बनेगा, है ना। 3d10 को देखो, 1 2 3 4 5 6 अपोजिट डायरेक्शन में, 7 8 9 10। बच्चों इसमें सब अनपेयर्ड, सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, सबको पेयर है,
है ना, इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसके बाद बात करते हैं हेलियम की। हेलियम में बस एक ही ब्लॉक है, तो इसमें 1s ही आएगा, और वो कितना है 2, मतलब ये 1 एंड ये 2। आया समझ में? तो ये कुछ यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिया। उसके बाद और देखते हैं, और देखो बोरॉन का 5 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे कितना आएगा देखो 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1। तो यहाँ पे ये बनेगा 2s2 एंड ये बनेगा 2p1। p के कितने ब्लॉक्स है बच्चों? 3 ब्लॉक्स है ना, तो इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा 3 ब्लॉक्स का 1 2, तो ये 2p, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने हैं 2, 1s2। ये किसका हुआ? बोरॉन का, है ना। इसमें एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है देखो। हाँ, इसका अभी देखते हैं निकेल का। निकेल के कितने इलेक्ट्रॉन है? 28। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 सॉरी। तो इसमें देखो s का मैंने एक ब्लॉक बना लिया 4s, ओके, एंड 3d के कितने ब्लॉक्स बनेंगे? d के 5 ब्लॉक्स होते हैं, तो मैं 5 ब्लॉक्स यहाँ पे बना लेती हूँ, 1 2 3 4, ये 3d। तो 4s2 का कितना है? 1 इस साइड 1 इस साइड, इसका ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 3 पेयर्ड है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। बच्चों अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। देखो यहाँ पे जहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी मैग्नेटिक फील्ड कैंसल आउट हो जाएगी। कैसे? देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें हम लोग, किसकी? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में चक्कर लगा रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में चक्कर लगाता है। समझ में आया? एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूम रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दोनों का स्पिनिंग एक डायरेक्शन में नहीं हो सकता। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखो, हाँ, करंट इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में, करंट अपोजिट डायरेक्शन मतलब करंट ऐसा, तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी इसकी। तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इसका कहाँ पे आएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ओके। इसका देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर, ऑर्बिटल नहीं, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट m बार लिखो बस। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है? डाउनवर्ड। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में आएगा? ऑब्वियसली अपवर्ड। तो बच्चों जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों, अभी इसका मैग्नेटिक मोमेंट तो सेम है, लेकिन एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, क्योंकि वेक्टर है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे। इसका मतलब जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले सब्सटेंस है उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या मिलेगा मुझे? 0, उसमें मैग्नेटिक मोमेंट नहीं रहेगा। लेकिन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले सब्सटेंस है उसका मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट हमें नॉन जीरो मिलेगा। समझ में आया सबको? तो यहाँ पे एक नोट लिखना है आप लोगों को। सॉरी, देखो क्या लिखोगे? रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट, of paired electrons is 0। ओके, फॉर एग्जाम्पल कौन से पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? देखो यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 2 अनपेयर्ड है, सब कुछ पेयर्ड नहीं है। यहाँ पे देखो ये अनपेयर्ड है, यहाँ एक अनपेयर्ड है, यहाँ 1 2 3 4 अनपेयर्ड है। यहाँ पे देखो जिंक में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब हम बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल जिंक है ना, Zn, और कौन है? हेलियम है। देखो हेलियम में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब हेलियम भी इसका एग्जाम्पल रहेगा।
जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, 0 है। रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, 0, जो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। अब बात करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की। सेकेंड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, एक ही है ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट है, उसको कैंसिल करने वाला दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, तो वो मैग्नेटिक मोमेंट है। इसका मतलब उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो रही है। तो हम लिखेंगे रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ unpaired electron is non-zero। मतलब किसकी किसकी नॉन जीरो है, बोलो किसकी किसकी नॉन जीरो, सबकी, बाकी बचे हुए सब कौन कौन है, क्लोरीन, आयन, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, क्लोरीन, आयन Fe, एंड कौन है, बोरॉन बी एंड निकेल। इन सब की मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो है बच्चों, इनमें मैग्नेटिक मोमेंट है। तो अभी आगे मैं क्या करने वाली हूँ, ये मैग्नेटिक मोमेंट जो है ना, जिसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट है ना, वो मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग एक एरो से, डाइपोल से दिखाएंगे। मतलब इसके अंदर डाइपोल है बच्चों, जिसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट है, इसका मतलब इसके अंदर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जनरेट हो रहा है ना, वो इलेक्ट्रिक लाइंस बना रहा है। इसका मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट है, इसका मतलब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल भी है। तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हम कैसे दिखाएंगे, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ना इसके अंदर, मतलब नॉर्थ पोल एंड साउथ। कैसे, देखो एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, कुछ ऐसे मैग्नेटिक लाइन्स बना रहा है, आपको पता है ना, ऐसे मैग्नेटिक लाइन्स बनाता है, कुछ इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइन्स बना रहा है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइंस। तो ऐसी मैग्नेटिक लाइंस कहाँ बनती है, ऐसी मैग्नेटिक लाइंस बनती है कहाँ, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल में, है ना। नॉर्थ से होती है आउटवर्ड एंड साउथ में होती है इनवर्ड। तो ऐसी मैग्नेटिक लाइंस वो बनाता है कुछ ऐसे। तो ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इसको हम कैसे दिखाएंगे, इसको हम ऐसे डाइपोल से दिखाएंगे, ऐसे ऐसा डाइपोल दिखाएंगे। तो इसको हम डाइपोल से दिखाएंगे। मतलब मान लो यहाँ पे थोड़ी ना एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ऐसे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैं क्या करती हूँ, कोई मैंने क्लोरीन का सब्सटेंस लिया, तो ये मैंने क्लोरीन लिया, तो क्लोरीन का एक चिप, आगे जाके अभी ये सब कुछ हम ऐसे ही दिखाने वाले, इसलिए आप लोग समझ लो। क्लोरीन लिया मैंने, क्लोरीन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो नहीं है, क्लोरीन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो है। इसका मतलब उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, क्लोरीन के अंदर डाइपोल फॉर्म हो रहा है। हमने देखा ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मतलब नॉन जीरो है, तो इसके अंदर डाइपोल फॉर्म हो रहा है, क्योंकि एक थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन है, वहां पे बहुत सारे एटम्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से मतलब हम डाइपोल दिखाएंगे। अगर मैंने ऐसे डाइपोल दिखाए, इसका मतलब क्या कि इसके अंदर, लेकिन रैंडमली ओरिएंटेड, ये सब क्या है, इधर उधर घूम रहे हैं, रैंडमली ओरिएंटेड है, ऐसे रैंडमली ओरिएंटेड है, किसके अंदर, क्लोरीन के अंदर। तो इसके अंदर डाइपोल है, ठीक है। तो बच्चों इसी का यूज करके, अब क्लोरीन मैंने लिया, इस सब्सटेंस को हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने वाले हैं। ये तो समझ में आ गया आपको कि किस सब्सटेंस में मैग्नेटिक फील्ड होती है, किस सब्सटेंस में नहीं होती है। सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है क्या, उसके अंदर डाइपोल है क्या, ये हमें पता चल गया। अब इस सब्सटेंस को हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बाहर की मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब मैंने क्या किया, एक इस साइड में नॉर्थ पोल रखा, एक इस साइड में साउथ पोल रखा, एंड यहाँ से कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से पास होने वाली है। तो इस सब्सटेंस को हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, जिसका नाम हम लोग देंगे बी बार, है ना। एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, जिसको हम लोग बोलेंगे बी बार। तो बच्चों इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने के बाद क्या होगा इस सब्सटेंस का, ये हम लोग अभी आगे की स्लाइड में देखने वाले। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना मैंने ये केमिस्ट्री पढ़ाया है ना, मैं अभी केमिस्ट्री के भी टीचर बन चुकी हूँ, है ना। केमिस्ट्री भी मुझे आता है थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, एक्सपेक्ट मत करो कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊँगी, थोड़ा बहुत आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता मुझे। तो मैं अभी केमिस्ट्री ने जितना मैंने पढ़ाया आपको, इस केमिस्ट्री को आप लोग नोट डाउन कर लो। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, इसका स्क्रीनशॉट निकालो। ये मैंने कल पढ़ाया है ऑलरेडी, ये आपको पता होगा।
इसका स्क्रीनशॉट निकालो बच्चों, देन इसका स्क्रीनशॉट निकालो एंड इसका भी स्क्रीनशॉट निकालो। बच्चों इसी का यूज करके अभी हम लोग हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द मैग्नेटाइजेशन। क्या होता है? अब देखो मैग्नेटाइजेशन मतलब क्या कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आना। मतलब मैंने आपको क्या बताया, डेफिनेशन में बाद में बताऊंगी आपको, फिलहाल है ना आप इस चीज को समझ लो बहुत अच्छे से। हमने क्या किया, एक सब्सटेंस लिया, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, क्लोरीन होता है, अनपेयर्ड वाले जितने भी सब्सटेंस हैं इनके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल अवेलेबल है, मतलब उनके अंदर नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं है, ऐसे सब्सटेंस मैंने लिए। अब ये सब्सटेंस के जो भी डाइपोल्स है वो रैंडमली ओरिएंटेड है ना, रैंडमली ओरिएंटेड है, उसमें एक ही एटम नहीं है, ऐसे बहुत सारे एटम्स अवेलेबल है। तो सभी एटम्स का ये जो मैग्नेटिक डाइपोल है दैट इज रैंडमली ओरिएंटेड, कुछ इस तरह, दिस आर रैंडमली ओरिएंटेड, ठीक है। कुछ इस तरह इस साइड में है, कुछ इस साइड में है, कुछ इस साइड में, तो वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या करे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे ऐसे, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इस सब्सटेंस को मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, है ना, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, तो इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने के बाद, इसको बी बार नाम देते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने के बाद क्या होगा बच्चों, ये जो मैग्नेट है, ये जो डाइपोल्स है ना, ये खुद को ओरिएंट कर लेंगे किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मतलब वो खुद को अलाइन कर लेंगे। तो इनिशियली ये ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद ये सब मैग्नेटिक डाइपोल क्या करेंगे, खुद को अलाइन करेंगे, मतलब इस डायरेक्शन में खुद को, सेम डायरेक्शन में वो खुद को अलाइन करेंगे। लेकिन इसमें से सभी डाइपोल्स खुद को अलाइन नहीं करते, उसमें कुछ डाइपोल्स ऐसे होते हैं जो कुछ थोड़े से डिफ्लेक्ट होते हैं, थोड़ा बहुत वो खुद को डिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन मैक्सिमम डाइपोल्स क्या करते हैं, खुद को अलाइन कर लेते हैं उस डायरेक्शन में। तो इसी को क्या कहा जाता है बच्चों, इसको कहा जाता है मैग्नेटाइजेशन होना। मतलब ये जो ओरिएंटेशन हुआ है, तो इसका मतलब वो मैग्नेट के उस मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी आ गई। तो जो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से भी ज्यादा ये इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड होती है, उससे भी ज्यादा, क्योंकि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, मान लो 20, कुछ तो भी 20 टेस्ला वगैरह ऐसी है, वो तो है ही, लेकिन अंदर भी उनकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड आ गई, खुद का मैग्नेटाइजेशन आ गया, तो वो दोनों मिला के नेट मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन गई, दैट इज इक्वल टू बी एक्सटर्नल प्लस बी इंटरनल, इन दोनों की मिला के हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल गई, और वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ पे मिल रही है। इसका मतलब ये सभी मैग्नेट्स क्या करें, खुद को डाइपोल क्या करें, खुद को अलाइन कर ले, इसकी वजह से वहां अंदर भी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हो रहा है। तो इसी चीज को कहा जाता है मैग्नेटाइजेशन। तो अभी हमने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक यूनिट वॉल्यूम लिया, यूनिट वॉल्यूम मतलब मैंने इतना पोर्शन मान लो कंसीडर किया, इतना पोर्शन कितना है, यूनिट कितना है 1 mm³ मान लो, 1 mm³ लो, 1 cm³ लो, डिपेंड्स ऑन, तो मैंने यहाँ 1 mm³ इतना वॉल्यूम लिया। तो इस 1 mm³ में डाइपोल मोमेंट कितना है इस 1 mm³ में डाइपोल, नेट मैग्नेटिक डाइपोल कितना है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन। ऐसे ही हम लोग मेजर करते हैं ना, फिजिक्स में हम लोग पर यूनिट पे ही काम करते हैं, तो यहाँ पर यूनिट पे हम लोग काम करें तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या आएगा फिर, मैग्नेटाइजेशन, अभी हमारे बुक में मैग्नेटाइजेशन हम लोग एम से डिनोट करें, एम बार से डिनोट करें, एम बार से, अभी एनसीईआरटी में आई बार से भी इसको डिनोट किया है, बहुत सारी जगह पे अलग अलग सिंबल से इसको डिनोट किया है, लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक में एम बार से मैग्नेटाइजेशन डिनोट किया है। तो बच्चों एम बार इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू होता है रेशो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम।
एक सिंगल क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब सिंगल वॉल्यूम लिया हम लोगों ने, M1 का यूनिट वॉल्यूम लिया, यूनिट वॉल्यूम पे कितना डाइपोल मोमेंट हुआ उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। इसी को हम लोग लिखेंगे m बार इज इक्वल टू m मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाय पर यूनिट वॉल्यूम। m नेट भी आप लोग इसको बोल सकते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम। इसका ऐसा यूनिट क्या बनेगा बच्चों, ये डायग्राम में अभी यहाँ से हटा देती हूँ। इसका ऐसा यूनिट सोचो जरा क्या बनेगा। मैग्नेटिक मोमेंट का क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, है ना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में हम लोगों ने स्टडी किया है। रिवीजन करते चलो बच्चों, नहीं तो आगे का लर्न होगा और पीछे का सब भूल जाएंगे हम लोग, है ना। तो इसका ऐसा यूनिट देखो क्या बनता है, एसआई यूनिट। मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम का कितना है, मीटर क्यूब। इसमें से 2 मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गए, मतलब ये कैंसिल हो गया और इसका यूनिट बनेगा एम्पियर पर मीटर। इसी को हम लोग लिखते हैं एम्पियर मीटर इनवर्स, है ना। इसी से इसका डायमेंशन क्या बनेगा, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटाइजेशन, डायमेंशन ऑफ m बार वो कितना बनेगा बोलो, दैट इज इक्वल टू l है, क्या है, l-1 है ना। m मतलब l-1 है, मास नहीं है मतलब मास 0 आएगा, t 0 आएगा, करंट है मतलब I 1 आएगा, ठीक है। तो ये मुझे मिलता है डायमेंशन ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बच्चों जल्दी से, डेफिनेशन बहुत आसान है लेकिन इतनी सी डेफिनेशन के लिए मुझे आपको केमिस्ट्री एक्सप्लेन करना पड़ा। क्या है, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। रेशियो ऑफ, ये फॉर्मूला लर्न कर लो, m नेट डिवाइड बाय v, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट टू द वॉल्यूम इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन। बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं एक नई क्वांटिटी। देखो ये वाली मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब क्या होता है। देखो अभी मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने ली, यहाँ नॉर्थ पोल रखा हमने, यहाँ साउथ पोल रखा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये सब बेसिक कंसेप्ट है बच्चों, ये एक्चुअली आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है बट हमें इसको यूज करना है। तो यहाँ मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम लोग H से डिनोट करने वाले हैं, किससे, H, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी मतलब कितना स्ट्रांग है, कितनी स्ट्रेंथ है उस फील्ड में, उसको इंटेंसिटी कहा जाता है। जैसे लाइट की इंटेंसिटी होती है, कितनी स्ट्रांग लाइट, आप अगर आप ज्यादा बड़ा बल्ब लोगे, छोटा सा बल्ब लिया छोटी इंटेंसिटी, बड़ा बल्ब लिया ज्यादा इंटेंसिटी। वैसे मैंने यहाँ फील्ड ली, स्ट्रांग फील्ड ली तो स्ट्रांग इंटेंसिटी, कम फील्ड ली तो कम इंटेंसिटी। तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड को मान लो मैंने बी नॉट से डिनोट किया और वो जिस मीडियम में से पास हो रही है उस मीडियम का हमने म्यू नॉट परमियाबिलिटी लिया। इसका, इस मीडियम का परमियाबिलिटी कितना लिया, म्यू नॉट जितना लिया। परमियाबिलिटी याद है आपको, जिस मीडियम में से वो लाइंस पास कर रही है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में मैंने आपको बताया था, जिस मीडियम में से वो लाइंस पास कर रही है उस मीडियम की परमिशन मतलब परमियाबिलिटी, क्योंकि मीडियम अपोज कर रहा है ना इसको, तो मीडियम अपोज कर रहा है मतलब वो उसकी परमिशन लेगा लाइंस पास करने के लिए, है ना। अगर स्ट्रॉन्ग मीडियम बहुत स्ट्रांग है तो कम लाइंस पास करेगी, मीडियम अगर जैसे कि एयर है तो कम लाइंस पास, ज्यादा लाइंस पास करेगी। तो कौन से मीडियम में हमने वो मैग्नेट रखा है, दैट डिपेंड्स ऑन। तो यहाँ पे म्यू नॉट जो है वो परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, यहाँ पे हमने लिया, और बी नॉट। तो इसकी इंटेंसिटी जो है, मतलब ये जो फील्ड यहाँ कितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट हो रही है, इसकी इंटेंसिटी जो है हमें पता है कि बी नॉट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच रहेगा। मतलब H जितना ज्यादा बी नॉट जितना ज्यादा, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं आप लोग, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी नॉट, ऐसे लिखो, इट्स बेटर। बी नॉट जितना ज्यादा, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, H इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी नॉट। तो यहाँ पे बी नॉट जितना ज्यादा बच्चों उतनी ज्यादा इंटेंसिटी, है ना। बी नॉट जितना ज्यादा उतनी ज्यादा इंटेंसिटी। फील्ड अगर मैंने इंक्रीज की तो इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, फील्ड अगर मैंने डिक्रीज की तो इंटेंसिटी कम होगी। फील्ड मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ली तो इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी, ठीक है। इसका मतलब बी नॉट इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे H, सो बी नॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू H हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट इंटू H। तो इंटेंसिटी जो है वो कॉन्स्टेंट के साथ लगाई, वो कॉन्स्टेंट इसमें कौन है, कॉन्स्टेंट है इसमें म्यू नॉट, ओके। तो ये म्यू नॉट मतलब क्या,
म्यू नॉट क्या है यहाँ पे, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इससे H का फॉर्मूला देखो क्या बनता है, बी नॉट एज इट इज रहेगा, इस म्यू नॉट को इधर शिफ्ट करो, डिवाइड बाय क्या बनेगा, म्यू नॉट बनेगा, ठीक है। सो बी नॉट डिवाइड बाय म्यू नॉट, ये किसका फॉर्मूला हो गया, इंटेंसिटी का, और इसी से हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। क्या बनेगी डेफिनेशन देखो, द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू द परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट क्या है यहाँ पे, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू द परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब म्यू नॉट। और बच्चों इसका भी ऐसा यूनिट सेम रहेगा, इसका ऐसा यूनिट क्या है, अगेन वही एम्पियर पर मीटर जो हमारा मैग्नेटाइजेशन का था, एम्पियर मीटर इनवर्स। मतलब डायमेंशन भी यहाँ पे सेम रहेगा, डायमेंशन क्या रहेगा, डायमेंशन इज इक्वल टू रहेगा L-1 M0 T0 I1, ओके। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो बच्चों एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो, सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से नोट डाउन करो। उसके बाद बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी में जो सिंबल लगा है इसको खाई कहा जाता है, खाई, क्या कहते हैं इसको, खाई, ओके। तो ये ससेप्टिबिलिटी का सिंबल है, ये देखो, इसका मतलब क्या देखो। अब यहाँ पे हमने मैग्नेटाइजेशन देखा, मैग्नेटाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी के ऊपर, ऑब्वियसली। मतलब ये जो मैंने सब्सटेंस इसके अंदर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने प्रोड्यूस की है, तो इसका जो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है इसके अंदर, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस फील्ड के ऊपर, इंटेंसिटी के ऊपर। ये H जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन भी स्ट्रांग होगा। इसका मतलब क्या, मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेट, इसको ही हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोला है M को। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब M इज इक्वल टू क्या लिया हमने, कांस्टेंट इनटू H लिया। और ये कांस्टेंट कौन है यहाँ पे, ये कांस्टेंट है हमारा ये खाई, खाई इनटू H। और खाई इज इक्वल टू क्या आएगा, खाई इज इक्वल टू M अपॉन H। खाई इज इक्वल टू, खाई मत बोलो, खाई नहीं बोलना है, खाई, यहाँ से ख निकालना है, खाई, ओके। खाई इज इक्वल टू क्या है, M अपॉन H। तो M क्या है, अलग अलग कुछ लेटर्स है जिसको हमें प्रोनाउंसिएशन वैसे ही करना पड़ता है ना। तो M क्या है यहाँ पे, रेशो ऑफ, देखो रेशो ऑफ, इससे आप डिफाइन कर सकते हैं। सबके फॉर्मूलेज लर्न कर लो, बेटर वे फॉर्मूलेज लर्न करो, डेफिनेशन अपने आप आ जाएगी। M अपॉन H मतलब रेशो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, सिंपल। रेशो ऑफ magnitude of intensity of magnetization to that of magnetic intensity called as magnetic susceptibility। आया समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। सिमिलरली ये देखो क्या है, ये किसकी डेफिनेशन है आगे, नेक्स्ट डेफिनेशन मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। अब परमियाबिलिटी म्यू तो हम लोग ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। देखो यहाँ परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है म्यू नॉट, मतलब फ्री स्पेस का परमियाबिलिटी है ना, और मैग्नेटिक परमियाबिलिटी मतलब उस मटेरियल का परमियाबिलिटी आएगा। तो वो मटेरियल का परमियाबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बी, मतलब जो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फील्ड इनसाइड द मटेरियल। इनसाइड देखो ये मटेरियल मैंने यहाँ पे रखा, ये मटेरियल के अंदर की फील्ड को हम बी बोल रहे हैं और बाहर की फील्ड को हम क्या बोल रहे हैं, एच बोल रहे हैं, इंटेंसिटी। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे ये फील्ड कितनी रहेगी, उसके इनसाइड फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करे, एच के ऊपर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। इसका मतलब B इज इक्वल टू, अगेन हमें क्या लेना है, कांस्टेंट इनटू एच, कांस्टेंट इनटू एच। और ये कांस्टेंट यहाँ किसका काम कर रहा है, इस मैग्नेटिक परमियाबिलिटी का, इनटू एच। इसका मतलब म्यू इज इक्वल टू क्या रहेगा, B अपॉन एच। देखो इसको डिफाइन कर सकते हैं अभी आप लोग इस फॉर्मूले का यूज करके, क्या बनेगा, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फील्ड इनसाइड द मटेरियल। बच्चों ऑब्वियसली इसके अंदर जो पास होने वाली परमियाबिलिटी मतलब क्या, ये मटेरियल जब परमिशन देगा तभी उसके अंदर से
वो लाइंस पास करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो मटेरियल की परमिशन मतलब परमिएबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। किसी के घर में हम लोग रहने जा रहे हैं तो वो घर में परमिशन मिलेगी तो हम एंटर करेंगे ना, अदरवाइज हमें एंट्री मिलेगी क्या, नहीं। तो परमिशन हमें घर में अंदर जाने की लेनी पड़ती है। वैसे इस मटेरियल के अंदर जो इंटेंसिटी पास करने वाली है उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये परमिशन कौन दे रहा है, ये परमिएबिलिटी, उसकी वैल्यू होती है। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए ये कांस्टेंट है। क्लोरीन की परमिएबिलिटी अलग, जैसे कि जिंक की परमिएबिलिटी अलग, अलग अलग सब्सटेंस की परमिएबिलिटी यहाँ पे रहेगी। तो यहाँ पे मटेरियल टू दैट ऑफ इंटेंसिटी बी डिवाइड बाई इनसाइड फील्ड की इंटेंसिटी डिवाइड बाय उस मटेरियल के बाहर जो फील्ड है उसकी इंटेंसिटी, दोनों को डिवाइड किया, उसके प्रोपोर्शन में मुझे क्या मिलता है, म्यू। तो देखो क्या फॉर्मूला, द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल फील्ड इनसाइड द मटेरियल टू दैट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। आया समझ में बच्चों? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो। उसके बाद और एक डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे लर्न करने वाले हैं। फिर इन सब डेफिनेशंस का यूज करके हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो। चलते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी मतलब फ्री स्पेस की एक परमिएबिलिटी होती है जो बिना मटेरियल मतलब एयर में हमने कोई मटेरियल रखा है, और दूसरा म्यू मतलब उस मटेरियल की परमिएबिलिटी, है ना। तो ऑब्वियसली इन दोनों के प्रोपोर्शन ले लो, मतलब इन दोनों का रेशियो ले लो। मतलब म्यू अपॉन म्यू नॉट अगर मैं लेती हूँ, म्यू अपॉन म्यू नॉट में लेती हूँ तो मुझे क्या मिलती है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी मतलब रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, इसके प्रोपोर्शन में इसकी परमिएबिलिटी कितनी ज़्यादा है, दैट इज नथिंग बट द रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो बच्चों ये सब बेसिक डेफिनेशंस हैं, हमें यहाँ पे यूज़ करनी है। सब बेसिक डेफिनेशंस हम लोग यहाँ यूटिलाइज करने वाले, और इन सब का यूज़ करके यहाँ म्यू क्या बनेगा, देखो म्यू नॉट इंटू म्यू आर बनता है म्यू, ठीक है। तो इन सब का यूज़ करके अभी हम लोग एक दो फॉर्मूलेज डिराइव करने वाले हैं, लेकिन आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद देखो बच्चों, अभी यहाँ पे हमें एक नया रिलेशन डिफाइन करना है। रिलेशन किसका है, देखो रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने किससे डिनोट किया है, H से, एंड मैग्नेटाइजेशन मतलब M, दोनों का रिलेशन हमें यहाँ पे डिफाइन करना है बच्चों। H का एंड M का दोनों का क्या रिलेशन है ये हमें डिफाइन करना है। इसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे एक सोलेनॉइड लेने वाली हूँ। देखो हमने क्या किया, एक रॉड लिया, इस रॉड को, ये जो रॉड है ये कौन सा होना चाहिए, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो, जिसकी नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो ना हो, ऐसा हमने एक रॉड लिया। इस रॉड को हमने सोलेनॉइड के अंदर रखा। आपको याद है सोलेनॉइड हमने क्या किया था, कुछ कॉइल्स बनाए थे और उस कॉइल को सोलेनॉइड कहा था, और यहाँ से हमने करंट पास किया। कितना करंट पास किया, I जितना करंट हमने इसके अंदर से पास किया। तो ऑब्वियसली ये सोलेनॉइड ने क्या बनाई, मैग्नेटिक फील्ड बनाई। सोलेनॉइड ने मैग्नेटिक फील्ड बनाई। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होने की वजह से ये रॉड के अंदर क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स है ना। तो ये डाइपोल मोमेंट होगा, इसका मतलब रॉड के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगी, डाइपोल मोमेंट होगा, इसका मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा। उस रॉड का क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन होगा। तो ये नेट मैग्नेटाइजेशन कितना होगा, जो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब इसकी सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड हम लोग BO लेते हैं, और मान लो जो रॉड का मैग्नेटाइजेशन हुआ उसको हम BM मान के चलते हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें कितनी मिलेगी बच्चों, B इज इक्वल टू ये बाहर की BO प्लस BM, उस रॉड का जो मैग्नेटाइजेशन हुआ उन दोनों की मिला के हमें क्या मिलेगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो इसका यूज करके हम इन दोनों का रेशो निकालने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रिलेशन के लिए, कंसिडर अ रॉड placed in a external magnetic field। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड
सोलेनॉइड की, उस रॉड के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन हुआ है उसकी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता है therefore मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड ड्यू टू सोलेनॉइड कितनी होती है बच्चों, आपको याद है हमने फॉर्मूला डिराइव किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, ये फॉर्मूला डिराइव किया है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड कितनी होती है, सोलेनॉइड मतलब n टर्न्स की कॉइल हमने ली है, कितनी होती है बच्चों, दैट इज बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये इतनी होती है। इसमें म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट है परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट, ओके। एंड एन आई क्या है यहाँ पे, एन आई है, एन आई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ऑब्वियसली नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट हमें इंटेंसिटी देंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड देंगे, तो एन आई इज इक्वल टू क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, जिसको हम H से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज डिनोटेड बाय H। तो यहाँ H तो हमें मिल गया, ठीक है। अब देखो जैसे कि ये रॉड है, रॉड के अंदर भी क्या प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटाइजेशन हो गया। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द रॉड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द रॉड वो कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू बी एम हम लोग बोलेंगे, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू मैग्नेटाइजेशन का एम, राइट। मैग्नेटाइजेशन हुआ उसका, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजेशन, इसका मतलब उसकी जो फील्ड रहेगी उसके अंदर की वो कितनी रहेगी, म्यू नॉट इंटू एम, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड या फिर हम उसको टोटल मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, इन दोनों की वजह से होगी। नेक्स्ट पॉइंट, therefore the resultant magnetic field is कितनी होगी, B इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम। तो इन सब के फॉर्मूले पुट कर दो, बी नॉट कितना है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई प्लस म्यू नॉट इंटू एम। तो यहाँ एन आई कितना है बच्चों, H, मैंने क्या बताया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस म्यू नॉट इंटू एम। इसमें से म्यू नॉट कॉमन निकालो तो कितना आएगा, म्यू नॉट इन ब्रैकेट H प्लस एम। मुझे रिलेशन बताना है तो ये रिलेशन हो सकता है, यहाँ म्यू नॉट ट्रांसफर कर दो, मतलब इस साइड शिफ्ट किया तो ये इस साइड आके डिवाइड होगा, यहाँ पे बनेगा H प्लस एम। एम को अगर मैं इधर शिफ्ट करती हूँ तो माइनस बनता है, तो H इज इक्वल टू कितना मिलेगा, इस साइड आने के बाद B अपॉन म्यू नॉट एज इट इज रहेगा, एंड M जो है वो इस साइड आने के बाद माइनस M बनेगा। तो बच्चों ये मुझे मिलता है रिलेशन बिटवीन H एंड M। दिस इज रिक्वायर्ड, छोटा सा डेरिवेशन था, रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन H एंड M। बच्चों बहुत सिंपल डेरिवेशन था, तो ऐसे हम लोग रिलेशन डिफाइन, ये रिलेशन के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो। बच्चों इसी का यूज करके और एक रिलेशन हम लोग यहाँ पे डिफाइन करने वाले, किसका, रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी, मतलब म्यू एंड हाई, इन दोनों का रिलेशन हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। वापिस वही फॉर्मूला हम लोग लेंगे, वही मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लेंगे, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वापिस वही, कैसे लिखना है देखो, कंसिडर मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल like rod placed in a magnetic field in solenoid, just like magnetic field for magnetization। उसका मैग्नेटाइजेशन करने के लिए हमने क्या किया, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा फॉर मैग्नेटाइजेशन, ओके। तो उसका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगा, देन
द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा हमें यहाँ पे, B इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम। वापिस वही फॉर्मूला लेंगे हम लोग यहाँ पे। इसमें बी नॉट कितना है बच्चों, वेयर बी नॉट इज इक्वल टू कितना लिया हमने, म्यू नॉट इंटू एच, एंड बी एम कितना है, बी एम इज इक्वल टू है म्यू नॉट इंटू एम। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस म्यू नॉट इंटू एम। म्यू नॉट कॉमन निकालो तो कितना रहेगा, H प्लस एम। ओके, अब देखो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया, कितना है बच्चों, वो क्या है बताओ। बट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, क्योंकि हमें किसका रिलेशन बताना है, ससेप्टिबिलिटी का एंड परमियाबिलिटी का। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितना होगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू मतलब खाई। ओके, ये कितना होगा, ये कितना मतलब इसका फॉर्मूला क्या है, अभी हमने डिराइव किया। खाई इज इक्वल टू होता है, तो इससे मुझे m क्या मिलता है, खाई इंटू एच। इसको पुट कर दो इक्वेशन 1 में, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। पुट इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इन ब्रैकेट H प्लस m की जगह पे खाई इंटू एच पुट कर दो। ठीक है, इन दोनों में से भी h कॉमन निकल सकता है, एंड b क्या है, b इज इक्वल टू है म्यू इंटू एच। आपको याद होगा म्यू इंटू एच फॉर्मूला अभी डिराइव किया, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, कॉमन निकाला तो आएगा 1 प्लस खाई इंटू एच। तो इस साइड का h इस साइड का h दोनों कैंसल, तो म्यू इज इक्वल टू क्या मिलता है, म्यू नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस खाई। तो ये मुझे मिलता है बच्चों रिलेशन बिटवीन परमियाबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी, दोनों के बीच का रिलेशन। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते, देखो म्यू इज इक्वल टू क्या, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, क्योंकि अभी हमने म्यू आर का फॉर्मूला डिराइव किया, वो क्या था, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, है ना। तो इसका मतलब म्यू आर की जगह पे क्या है यहाँ 1 प्लस खाई, तो म्यू आर इज इक्वल टू क्या बन सकता है, 1 प्लस खाई भी बन सकता है। तो ये भी रिलेशन याद रखो, ये तीनों रिलेशन, ये तो ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं, इन तीनों रिलेशंस को याद रखो बच्चों। छोटा सा डेरिवेशन है और बहुत सिंपल। ये जो फॉर्मूले में ब्रैकेट्स में लगाती हूँ ना, तो ये ब्रैकेट्स वाले फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग इन ब्रैकेट्स के फॉर्मूले का सेपरेट लिस्ट बनाओगे तो भी चलेगा। ओके, जल्दी से। तो बच्चों चलो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं जो आपकी एक्सरसाइज में पूछा गया, न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल लेते हैं, प्रॉब्लम्स लेते हैं। तो देखो सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है, इसको स्टार करो, ये आपके एक्सरसाइज में पूछा गया सवाल है, सिंपल क्वेश्चन है। व्हेन अ प्लेट ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर एंड 0.2 सेंटीमीटर, लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस देके रखा है। मतलब देखो यहाँ गिवन लिखो, गिवन लेंथ कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर मतलब कितना होगा, 10 इंटू 10⁻² मीटर, मतलब लेंथ हमें मिलेगा, ये 1 है, 1 - 2 कितना हुआ, -1 मीटर। देन ब्रेड्थ मतलब b दे के रखा है कितना, 0.5 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना होगा 0.5 इंटू 10⁻² मीटर। तो ये पॉइंट में एक डिजिट उधर शिफ्ट करती हूँ तो मुझे मिलेगा 5 इंटू 10⁻³ मीटर, ये मुझे ब्रेड्थ मिला। एंड थिकनेस देखे रखा है, t देते हैं हम उसको नाम, वो कितना है 0.2 सेंटीमीटर, मतलब कितना होगा 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 इंटू 10⁻² मीटर, तो ये भी बनेगा 2 में पॉइंट राइट में शिफ्ट किया तो 2 इंटू 10⁻² -1 -3 मीटर, ये थिकनेस मिला। ठीक है, उसके बाद देखो और क्या क्या देखे रखा है, इज लोकेटेड इन अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 0.5 इंटू 10⁴ एम्पियर मीटर इनवर्स। मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा है, मतलब ये क्या है, दैट इज H, मैग्नेटाइजिंग फील्ड H दिया है। H कितना दिया है, 0.5 इंटू 10⁴ एम्पियर मीटर इनवर्स, मतलब ये कितना है
h इज इक्वल टू, ये पॉइंट मैंने इधर शिफ्ट किया तो 5 इंटू 10⁻⁴ माइनस 1 बनेगा, मतलब h इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ बनेगा एम्पियर मीटर पर मीटर। मोमेंट देके रखा है m कितना दिया है 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर इज इंड्यूस्ड इन इट, फाइंड आउट मैग्नेटिक इंडक्शन इन अ रॉड। देखो बच्चों, हमें b निकालना है, तो अभी जस्ट हमने b का फॉर्मूला डिराइव किया, क्या है म्यू नॉट इंटू, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, b इज इक्वल टू फॉर्मूला b इज इक्वल टू म्यू नॉट इन ब्रैकेट m प्लस h। बच्चों m मुझे पता नहीं है, h तो मुझे दिया है, ये देखो h दिया है, लेकिन m मुझे इन सब का यूज करके मुझे पहले m निकालना पड़ेगा। तो m का फॉर्मूला क्या है वो भी, ये पहला फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला m निकालने के लिए हम यूज करेंगे मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला क्या है m नेट डिवाइड बाय वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम क्या होता है दैट इज इक्वल टू, वॉल्यूम का फॉर्मूला आएगा m नेट डिवाइड बाय लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, हाइट मतलब थिकनेस लेंगे हम लोग यहाँ पे t। तो इन सब का यूज करके पहले हम m निकाल लेते हैं, फिर m की वैल्यू b के अंदर पुट करके b मिल जाएगा, सिंपल। तो देखो सबसे पहले तो मुझे ये कैलकुलेट करना होगा, कैलकुलेशन करते हैं अभी। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, ज़्यादा लॉग टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। m इज इक्वल टू m नेट कितना देके रखा है 5 डिवाइड बाय लेंथ इंटू ब्रेड, देखो यहाँ पे लेंथ कितना है 10⁻⁻1 इंटू ब्रेड कितना देके रखा है 5 इंटू 10⁻³ इंटू थिकनेस कितना देके रखा है 2 इंटू 10⁻⁻3। बच्चों सिंपल क्वेश्चन हो गया, देखो m इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय ये कितना हुआ 10⁻⁻1, 5 2 ज़ा 10, तो ये 10⁻1, 10 मतलब 10⁻1, -3 कितना होगा -6, तो ये +1 -1 कैंसिल हो गया, -6 जब ऊपर शिफ्ट होगा तो बनेगा 5 इंटू 10⁻⁻6। ओके, ये क्या हो गया मैग्नेटाइजेशन, क्या बनेगा एम्पियर पर मीटर। ओके, ये मुझे मिला मैग्नेटाइजेशन। अब मेरे पास मैग्नेटाइजेशन भी है, एच भी है। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, यहाँ पे लिख लो, म्यू नॉट इज इक्वल टू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, तो ये सब वैल्यूज अभी हम लोग सेकेंड फॉर्मूले में पुट करेंगे। ये तो मिल गया। बी क्या है देखो, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इन ब्रैकेट m प्लस एच, सब वैल्यूज पुट कर दो। तो b कितना है यहाँ पे, b ही निकालना है। म्यू नॉट कितना है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इन ब्रैकेट m कितना है 5 इंटू 10⁻6 प्लस h कितना है 5 इंटू 10⁻3। देखो कैलकुलेशन आसान कर देती हूँ मैं आपका। यहाँ पे देखो b इज इक्वल टू 4 इंटू 3.14142 ओके इंटू 10⁻⁻7। बच्चों यहाँ से 5 इंटू 10⁻3 दोनों में से कॉमन निकालो, 5 इंटू 10⁻3, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 10⁻3 बाहर गया, यहाँ 10⁻3 रहेगा, यानी यहाँ पूरी वैल्यू बाहर गई तो +1 बचेगा, है ना। तो कैलकुलेशन करो, b इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 5.12, 12.568 इंटू 10⁻⁻7 -7 + 3, एक मिनट वो रहने दो 3, 5 इंटू 10⁻3। बच्चों ये 10⁻3 + 1 मतलब 1000 + 1, 1000 नियरली 1000 ही आएगा, तो इसको मैं 10⁻3 ही रख सकती हूँ, इसको मैं 10⁻3 रख सकती हूँ, है ना। अब देखो कैलकुलेशन यहाँ पे आसान हो चुका है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो तो और आसान हो जाएगा। क्या कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मुझे कितनी वैल्यू मिलती है, यहाँ पे मुझे वैल्यू मिलती है 6.284। एक मिनट, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, एक मिनट में कर लेती हूँ पहले, एक सेकेंड, यहाँ जगह भी नहीं है, प्लस लेते हैं पहले, इसको मैं इधर लिख ले, है ना। देखो क्या है वैल्यू 12.568, b इज इक्वल टू 12.568 इंटू 5 करो पहले, इंटू 5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻3। ठीक है, हाँ देखो ये कितना बनेगा, b इज इक्वल टू
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 44, 34, 5 is a 25, 26, 27, 28, okay, 2 carry, then 5 to the 10 plus 2, 12, 1, 6, 62.840 इंटू ये कितना है 10⁻⁻7 + 6, ओके, तो ये कितना हो गया b इज इक्वल टू 62.840 इंटू 10⁻⁻1। तो ये अगर मैं एक डिजिट यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, तो 6.284 ये आंसर आना चाहिए बच्चों। यस, करेक्ट है, 6.284 टेस्ला ये मेरा फाइनल आंसर होगा। ये मुझे मिलता है मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, है ना। हाँ, और मैं आज आपको होमवर्क भी देने वाली हूँ, ये वाला, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आपका स्टार वाला क्वेश्चन है, वो आसान है। जो फॉर्मूलेज हमने दिए हैं, आपको क्या क्या निकालना है, रिलेटिव परमिएबिलिटी निकालना है, मतलब म्यू आर निकालना है। देखो यहाँ पे म्यू आर निकालना है आपको, क्या क्या गिवन है मैं बता देती हूँ। ससेप्टिबिलिटी हाई निकालना है एंड मैग्नेटाइजेशन मतलब एम निकालना है। तो आपको दिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दे के रखा है, लोकेटेड 4000 एम्पियर मीटर इनवर्स, मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच दे के रखा है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई दे के रखा है, और रॉड 25 × 10⁻⁻6 वेबर ओनली। तो सब कुछ दिया है आपको, बस ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है और सिंपल है। बस यहाँ एक फॉर्मूला अलग आपको यूज़ करना पड़ेगा, कौन सा, फाई का। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू ए। ये फ्लक्स का फॉर्मूला यूज़ करो, इससे फ्लक्स से बी मिल जाएगा आपको। बी निकालने के लिए पहले बी तो निकालना पड़ेगा, बी निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करो एंड बी इज इक्वल टू देन म्यू इंटू एच, ये फॉर्मूला यूज़ करो, अभी हमने यूज़ किया। इससे आपको एच मिल जाएगा, है ना। एच का यूज़ करके आप लोग म्यू आर निकाल सकते हैं। म्यू आर इज इक्वल टू, म्यू आर क्या है, म्यू डिवाइड बाई म्यू नॉट, ये फॉर्मूला यूज़ करके आप लोग म्यू आर निकाल सकते हैं। एंड आगे का अभी सब कुछ मैं ही नहीं बता देती, नहीं तो पूरा बता दूंगी तो क्या फ़ायदा, है ना। इसको होमवर्क सॉल्व करो आप लोग, और नहीं आता है तो कोई बात नहीं, वैसे कमेंट कर दो मुझे, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि डिपेंड करता है मैग्नेटाइजेशन के ऊपर। अब इससे रिलेटेड जो सब्सटेंसेस है, प्रॉपर्टीज़ है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में डेरिवेशंस नहीं है, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट होने वाला है। तो नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर अटेंड करें बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखें, वो भी बहुत सिंपल लेक्चर है, जो ऑलरेडी आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो वही हम लोग इसमें फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो मुझे लगता है आज हमें यहाँ पे रुकना चाहिए, बाय बाय बोलना चाहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो एंड बाय बाय।